कि वो कौम की हालत पर भी रहम करके उनकी जान छोड़ दें और घर चले जाएं। लेबर कमेटी ने तजवीज़ दी कि मुअस्सर होने के बावजूद आवाम की मुश्किलात के पेश नज़र सड़कें और शाहराहें बंद न की जाए, बल्कि हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए ज़िली सतह पर मुश्तरका जलसे शुरू किए जाएं। चूँकि रहबर कमेटी में आज मेरे पास ये बात रखी और इसकी बात को अमली शक्ल पहनाने के लिए मैं आज से ऐलान करता हूं रहबर कमेटी की तरफ से कि कल से शाहराहें खोल दी जाए और आज रात से जहां पर आपके मीडिया के जरिए मेरी बात पहुंच रही है कि वहां पर वो आज से शाहराहें मुकम्मल तौर पर खोल दें। ये रहबर कमेटी का फैसला है और हमने ये भी फैसला किया था कि जो भी फैसला रहबर कमेटी की तरफ से आएगी वो आखिरी फैसला हुआ। तो लिहाजा रहबर कमेटी के कन्वीनर की हैसियत से मैं ऐलान करता हूं कि आज वो सड़कें रातों रात खोल दिए जाए, जो आवाम को तकलीफ है वो दोबारा ना हो। और हमने ये भी फैसला किया कि आज वो सड़कें रातों रात खोल दिए जाए, जो आवाम को तकलीफ है वो दोबारा ना हो। और हमने ये भी फैसला किया कि ज़िले की सतह पे अभी मुश्तरका जलसे होंगे, जिसमें सूबाई सदूर जो हमारे हैं पार्टी के, वो फौरी तौर पे कल या परसों बैठ जाएंगे और वहाँ पर अजला में अपने सदूर को हिदायत दे देंगे कि मुश्तरका तौर पे हुकूमत पे दबाव बढ़ाए और जलसों का इनेकाद फौरी तौर पे करे कि ये तारीख जो है ये मुअस्सर तरीके से जारी और सारी हो। रहबर कमेटी ने तजवीज़ दी कि इस सिलसिले में APC बुलाई जाए और उनके लिए मौलाना फजल रहमान साहब से तमाम सियासी कैदीन से राब्ता करके तारीख का तायन करें। अब हम आपके चैनल के जरिए मौलाना फजल रहमान साहब को बताते हैं कि रहबर कमेटी का फैसला है कि वो APC बुला लें और फौरी तौर पे वहाँ पर जो भी तारीख उसके पास हो और बाकी से मशावरत के बाद भी तारीख का तायन करें। मीटिंग ने करार दिया कि CEC और इलेक्शन कमीशन के बाकी मेंबरान की तकरीरी के लिए अपोजिशन जमातें मुत्तफिका नाम तजवीज़ करेंगी। रहबर कमेटी के मेंबरान कल बरोज़ बुध इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े होकर मुतालबा करेंगे PTI के फॉरेन फंडिंग केस का रोज़ाना समाअत करके जल्द फैसला करे। रहबर कमेटी ने करार दिया कि मौजूदा हुकूमत नाकाम हो गई है, आवाम महंगाई और बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं और इस हुकूमत का खात्मा और नए इंतखाबात का इनेकाद जिसमें फौज का कोई अमल दखल न हो अब नागुज़ीर हो चुका है कि इस पर अमल किया जाए। जिस तरह आप सबको मालूम है कि ये हुकूमत अभी आवाम के लिए एक अजाब बन रही है। मईशत मुकम्मल तौर पे बैठ गई है, कारखाने मुल्क के बंद हैं, ताजिर हड़तालों पे हैं और बात इस हद तक पहुंच चुकी है कि हुकूमत के इत्तेहादी वो खुद कह रहे हैं कि अगर 6 महीने तक ये हुकूमत रही तो कोई भी वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए इस मुल्क में तैयार नहीं होगा। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम अपोजिशन वाले तो ये कह रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत के इत्तेहादी भी इस बात पे आ जाए कि कोई वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए भी तैयार न होगा तो मेरे ख्याल में इस मुल्क को बचाने के लिए ये अपोजिशन जमातों की तारीख जो है इसमें हम आवाम से भी अपील करते हैं कि आप जो अजला की सतह पर जलसे हैं, जलूस हैं, उसमें आप शिरकत कर लें और इस तहरीक को और भी मुअस्सर बनाएं। और इंशाल्लाह जब अब वो बातें भी ख़त्म हो जाएगी कि कभी एक चैनल से बात होती थी कि अपोजिशन तकसीम है, कभी किसी के बारे में, आज आपके सामने मैं जो बातें कह रहा हूँ
ये यहाँ पर जो मेरे साथ अपोजिशन की 9 जमातें के रहबर कमेटी के मेंबरान हैं, मेरी ज़बान उसकी ज़बान है। ये इनकी मशावरत से मैंने आपके सामने जो बातें की, और इंशाल्लाह इस पे इसी हफ्ते अमल होगा। जो अजला के जलसे हैं, हम सूबाई सदूर को हिदायत देते हैं कि कल ही बैठे, परसों बैठे, लेकिन इसी हफ्ते में उसका आगाज करें और अजला की सतह पे वो जलसों का इनेकाद करें। और आवाम से भी अपील है कि अभी इस हुकूमत का खात्मा नागुज़ीर है, चूँकि वो खुद भी इस पोजीशन में है कि कल इमरान खान की जो तकरीर थी वो मेरे ख्याल में, मेरे पास भी एक जुमला अंदर हमने चुना, लेकिन चूंकि मेरी उम्र भी ऐसी है और नहीं बोले आप साहब क्या है बोले नहीं, मेरे ख्याल में हम उस हकदार पे न जाए जो हो गया है। बाकी किसी दिन मैं जरूर कह दूंगा इंशाल्लाह एक वक्त आने पर। ये फरमाए कि रबर कमेटी के मेंबरान को हमने देखा है, नून लीग के और खासतौर पर पीपल्स पार्टी के हसन इकबाल साहब और बाकी लोग, आप जो फैसला अनाउंस कर रहे होते हैं यहाँ पर खामोश बैठे होते हैं, सर हिला रहे होते हैं, जिस तरह आज हिलाया। हसन इकबाल साहब को मौका मिलता है तो सीफे का इशू इधर उठा लेते हैं, ठीक है। तो सीईसी का इजलास हुआ पीपल्स पार्टी का, उधर तो इन्होंने कुछ और बिलावल को जाके बताया है कि परवेज लाई वालों के साथ मौलाना जो पता नहीं क्या अन्याय किया हुआ है, हमें बता ही नहीं रहे। तो आज इनको ब्रीफ किया। मैं आपको, चूंकि हमारी तावील इजलास थी, जो भी रहबर कमेटी की हमारे इजलास थे, ये तावील इजलास था। इसमें जो भी सवालात थे उसके मैंने जवाबात भी दिए हैं और ये सारे इस पे मुतमैन हैं। किसी जमात का अभी कोई भी अबहाम नहीं है और ना उस वक्त था। ये देखो ना, 9 जमातें हैं। एक घर में भी जब 4-5 बड़े होते हैं तो उसमें भी कभी कभी थोड़ा बहुत बातों में भी फर्क आ जाता है। लेकिन ये आज आपके सामने बैठे हैं और इससे आप क्या मजीद लेते हैं कि अभी वो अपने झंडे के साथ जिले में आएंगे, सूबे में आएंगे और अपने अपने झंडों के तले वहां पर तारीख चलाएंगे। यही अमलन आज जो बात हुई है, जिसपे हम मीडिया के सामने इसको इस तरह, पहले भी हम इकट्ठे थे स्टेज पे, ये मेरे साथ होते थे और हम हाथ उठाकर, कोई भी सियासी जमात का रहबर कमेटी का मेंबर रोजाना जाता था या दूसरे दिन आता था। बाबर साहब ने वहां पर तकरीर की है, नैर बुखारी साहब ने किया, हसन इकबाल साहब ने किया, या सादिक साहब ने किए, ताहिर बेजिंजो साहब ने किए, शफीक पसूरी साहब ने किए, अवैस नूरानी साहब तो मेरे ख्याल में वहां पर डेरे डाल चुके थे, उधर ही थे, और मियां इफ्तिखार साहब जो थे वो भी रोजाना की बुनियाद पे थे। आशम बाबर साहब कभी नहीं होते थे तो उसका दूसरा नुमाइंदा आफ्ताब खान ने खुद की, और उस्मान काकड़ साहब और महमूद खान साहब तो कभी मैं पीछे जाता था और ये आगे जाते थे और वहां पर स्टेज पे फिर वो मुझे हाथ देते थे। तो मैं जरा शाकिर सलगी की तसल्ली के लिए कह दूं, जो दुरानी साहब ने अभी कहा है उससे हम मुत्तफिक हैं, उसकी तायीद करते हैं, और अगर आपके जहन में कोई शक है तो शक को निकाल दें। से मुज़ाकरात के बारे में हमने बात की है, उसकी वजाहत हो गई है, उन्होंने वजाहत कर दी है जिससे हम मुतमईन हैं। कल मौलाना साहब ने दूसरे किस से चाहते हो, वो हसन इकबाल साहब से सलीम साफी के प्रोग्राम में पूरी वजाहत के साथ सारी एक्सप्लेनेशन दे दी। सर ये बताएंगे क्या जो आपका ये एक नई स्ट्रेटेजी है, हम ये कह सकते हैं कि प्लान बी खत्म हो गया, प्लान सी शुरू हो गया? जी जी, ये प्लान बी तो चूंकि आज तक, आज ये तो तारीख का तसलसल है ना। ये प्लान ए प्लस शुरू हो गया। अभी पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पर अभी पूरे मुल्क के जो सब सियासी जमातें निकलेंगी तो वो इससे भी मुअस्सर होगी। मेरे ख्याल में इसका जरूरत नहीं होगी। हम इंशाल्लाह हुकूमत दीवार से लगी है, डी का मतलब मैं ये आपको बता दूं, तो इंशाल्लाह कल उसकी तकरीर जो थी उससे आप खुद, आपके मीडिया से हमने सुना, और आपके जितने सीनियर एंकर थे उन्होंने कहा कि आज जिस तरह वो बकलाहट का शिकार थे और इसकी बिल्कुल जो पाँव के नीचे जमीन निकल चुकी है, और उसने खुद भी कल मेरे ख्याल में एक और बात भी की है कि मेरा 1-2 महीने का टाइम है, उसमें काम को ठीक कर लें। कल जी जाएंगे, 12 बजे जाएंगे, 12 बजे हम जाएंगे।
اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہت کچھ ہمارے دلوں میں ہے، لیکن اگر میرے خیال میں ہمارا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے. بس کچھ دن انشاءاللہ لگیں گے. احسن صاحب یہ بتائیں کہ جو پہلے اقتدار میں چیزیں چلتی رہی اور اکثر ہمیں آپ لوگوں سے سننے کو ملتا رہا، یہاں بے شک اب ہمارے اتفاق ہی نظر آیا، تحفظات اور کچھ چیزوں پہ اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، مولانا کی طرف سے اعلان خود کر دیا گیا، باقی چیزیں 2 دن دے دیے گئے، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. اب وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں ایسے آئے نہیں اور ایسے گئے نہیں، یہ جو گئے نہیں والا پارٹ ہے، اس پہ کوئی بتایا گیا کہ کیا ملا ہے؟ مولانا صاحب نے کہا ویسے نہیں آئے اور ویسے نہیں. دیکھیے ویسے نہیں آج ہماری جواب دینے دینا. سن لیں. آج ہماری میٹنگ کے اندر تمام جماعتوں کا اتفاق ہے کہ اس ملک کے اندر اگر ہم نے عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اپنے نوجوانوں کے مستقبل کو بچانا ہے، اپنے مزدوروں، کسانوں اور غریبوں کے مستقبل کو محفوظ رکھنا ہے، تو ہمیں اس ملک سے اس حکومت کو رخصت کرنے میں ایک دن کی بھی تاخیر نہیں کرنی. لہٰذا جیسے درانی صاحب نے کہا کہ جو مقاصد ہیں ہم ان سب پر 100% متفق ہیں، اور اس سے پہلے جہاں جماعتوں کی اپنی اپنی حکمت عملی تھی، ہم نے اس پر اتفاق کیا کہ ہمیں مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور اسی لیے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ تمام جماعتیں مشترکہ طور پہ مل کر ضلعوں کی سطح پہ جلسے کریں گی، اور خاص طور پہ وہ عوامی مسائل جن میں مہنگائی ہے، جس میں بے روزگاری ہے، اور یہ اب حکومت روزانہ اعداد و شمار دے دیتی ہے. ٹویٹ کیا عمران خان صاحب نے، پاکستان ترقی پہ چل پڑا ہے. ان کے جو اعداد و شمار ہیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ ٹماٹر 300 روپے کا ہے اور حکومت کہہ رہی ہے 17 روپے کلو کے مل رہے ہیں. تو جو فرق 17 روپے کا اور 300 روپے کا ہے، یہی ان کی کارکردگی کا اور یہی ان کے بیانیے کا فرق ہے. تو اس لیے ہم سب مل کر اتفاق اور یکجہتی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس حکومت کو بھی رخصت کریں گے، اور 2020 کے اندر نئے عام انتخابات کے ذریعے اس ملک میں شفاف طریقے سے منتخب جمہوری قیادت کو آگے آنے کا موقع دیں گے، تاکہ یہ ملک اقتصادی طور پہ ترقی کرے اور یہ دنیا کے اندر اقتصادی دوڑ میں پیچھے نہ رہے بلکہ سب سے آگے چلے. میاں صاحب تھوڑا سا میاں صاحب کے 2 باتیں. میں اسی حوالے سے بات کر رہا تھا. میں صرف ایک چیز کہہ دوں گا، آپ کی وساطت سے میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آج نواز شریف صاحب علاج کے لیے گئے ہیں. بہت سے ہمیں پیغامات ملک کے اندر ملک کے باہر سے ملے ہیں، جن لوگوں نے، اور آج رہبر کمیٹی کے بھی تمام اراکین نے نواز شریف صاحب کی صحت کے لیے دعا کی ہے. میں ان تمام جماعتوں کا بھی اور تمام ان پاکستانیوں کا ملک کے اندر اور ملک کے باہر جو ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں.